हेलो एवरीवन, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, और गुण गुण तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ में ही देखा जाता है, मतलब पॉजिटिव होता है आपका। तो किसी भी चीज़ की जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं, जो उसके एडवांटेजेस हैं, जो उसकी यूज़फुल क्वालिटी हैं, उसको हम वर्च्यू कहते हैं। तो उसकी गुड क्वालिटीज़ को हम लोग वर्च्यू कहते हैं। ह्यूमन बीइंग भी तो है, उनकी भी तो गुड क्वालिटी है, वो वर्च्यू हो गया। तो उसका जो फ़ायदा है, एडवांटेज, बेनिफिट, स्ट्रेंथ, यूज़फुलनेस, वैल्यू, ये सब क्या है इसके सिनोनिम में। तो वर्च्यू का मतलब क्या हुआ? द गुड क्वालिटी ऑफ समथिंग और समवन। जैसे कि यहाँ पे देखें, कॉशन इज़ अ यूज़फुल वर्च्यू, मतलब जो सावधानी है ये एक बहुत काम की क्या है, वर्च्यू है। अगर आपके पास में आप सावधान रहते हैं, आप अवेयर रहते हैं, तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके अंदर में, है ना। तो वर्च्यू क्या है? एक वर्च्यू का मतलब हुआ गुड क्वालिटी ऑफ समथिंग। अच्छा, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, यानी कि इसके विपरीत शब्द क्या होंगे? फॉल्ट हो गया, उसमें कमी है, कोई डेफिशिएंसी है, फ्लो है, फ्लॉ मतलब मिस्टेक है, डीमेरिट हो गया। हम यहाँ पे उसकी अच्छाइयों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसकी बुराइयों की बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा वर्च्यू। जैसे हम याद करें, अगर एक एप्पल है तो एप्पल का वर्च्यू क्या होता है कि ये हमें बहुत हेल्दी रखता है, डॉक्टर से दूर रखता है ना। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। और हमने एप्पल को परसों की क्लास में कैसे याद किया था? एप्पल को हमने याद किया था इसके लास्ट के एल से। लास्ट का एल याद आया? प्रिंसिपल वाला PLE। इसका मतलब क्या था? एथिक्स थे, है ना। हमारे मॉरल ड्यूटीज़ थी, ठीक है, हमारी वैल्यूज़ थी, सच्चाइयाँ थी, ट्रुथ थी। तो एप्पल का क्या वर्च्यू है? बहुत सारा वर्च्यू है। हमारी हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है, और हमको प्रिंसिपल की स्पेलिंग भी याद करवाता है। तो ये हो गया हमारा। सो वर्च्यू का मतलब हो गया गुड क्वालिटीज़ ऑफ समथिंग, उसके एडवांटेज, उसके फ़ायदे, उसकी स्ट्रेंथ, यूज़फुलनेस, वैल्यू। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? फॉल्ट है, डेफिशिएंसी है, फ्लो है, डीमेरिट है ना। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? पार्ट्स ऑफ स्पीच हम देख लेते हैं। यूजफुल वर्च्यू, वर्च्यू मतलब नाउन हो गया। एडजेक्टिव जो है वो इसकी विशेषता बता रहा है। आर्टिकल भी आपके नाउन के लिए ही आते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। एवोल्यूशन, TION लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली नाउन है। और एवोल्यूशन का मतलब होता है जो हम लोग विद टाइम, जब हम लोग विकसित हो रहे हैं, विद टाइम जो हम लोग में बदलाव आ रहा है ना। जैसे आप यहाँ इस पिक्चर से देखेंगे तो हम पहले इस फॉर्म से लेके अब हम इस फॉर्म में आ गए हैं। तो ये हमारा एवोल्यूशन है, और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये ग्रेजुअल चेंज जो होता है, जो ग्रेजुअल ग्रोथ होती है, जो हम धीरे धीरे चेंज हो रहे होते हैं, वो हमारा एवोल्यूशन होता है। सो एवोल्यूशन क्या है? एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के तहत क्या होता है, जो हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारे फिजिकल गुण हैं, वो क्या हो जाते हैं? ऑफ टाइप्स ऑफ क्रिएचर चेंज ओवर टाइम। वही जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो विद टाइम आपकी क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। पहले इस स्टेज से हम लोग इस स्टेज में आए, फिर इस स्टेज में आए, ये, और अभी तो और भी एक नया स्टेज हो रहा है ना, आप देख रही होंगे। सो न्यू टाइप्स ऑफ क्रिएचर डेवलप एंड अदर डिसअपियर। तो ये टाइप का क्रिएचर क्रिएट हो गया, और ये आपका डिसअपियर हो गया। सो दिस इज योर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब जो हम विकास कर रहे हैं विद टाइम, जो हम विकसित हो रहे हैं, जो हम ग्रो कर रहे हैं। सो प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, एडवांसमेंट, एमरजेंस। जैसे वी वॉच्ड, हमने देखी एक डॉक्यूमेंट्री अबाउट द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। तो पिछले 3 मिलियन ईयर्स में ह्यूमन कैसे विकसित हुए हैं, उसके ऊपर हमने डॉक्यूमेंट्री देखी। डन है, आगे देखें। एक सेकेंड, क्या हो गया? हाँ, आगे चलिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? फॉल्कलोर। फॉल्कलोर का फॉल्कलोर, इसका मतलब जो हमारे घर में जो हमें नानियाँ दादियाँ जो हमें कहानियाँ सुनाती हैं, वो हो जाता है हमारा घरेलू कथा कहानी। फॉल्कलोर का मतलब क्या होता है? जो हमारे घर में आप देखोगे, हर किसी के घर में कुछ कुछ ट्रेडिशनल कहानियाँ चलती आ रही हैं कि हमें ये काम इस दिन नहीं करना चाहिए, या हमें ये नहीं खाना चाहिए, या जैसे हमारे यहाँ पे, बहुतों के यहाँ पे भी होता होगा कि केक नहीं काटना चाहिए। हम लोग के यहाँ पे केक नहीं सहता है, तो
ये सब हम अपने अपने उसमें कम्युनिटीज़ में, फैमिलीज़ में, सबकी अपनी अपनी स्टोरीज़ होती हैं, तो वो उनकी जो घरेलू कथा कहानियाँ होती हैं वो हमारी फॉल्कलोर हो जाती हैं। द ट्रेडिशनल स्टोरीज़, कस्टम्स, जो रीति रिवाज होते हैं, जो हैबिट्स होते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी और नेशन। जैसे हर बुक्स आर ऑफन बेस्ड ऑन फॉल्कलोर एंड फेरी टेल्स। तो जो उसकी किताबें हैं ना, वो अक्सर किस चीज़ पर आधारित होती हैं? जो हमारे जो घरेलू किस्से कहानियाँ होती हैं और जो परियों की कहानियाँ होती हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? अच्छा, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप नहीं पहचान पाए होंगे तो कैसे नहीं पहचानेंगे? क्या है ये? स्टोरीज की बात कर रहा है। स्टोरीज क्या होता है? नाउन है, तो ये भी नाउन हो गया हमारा। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? स्टिंकी। स्टिंकी का मतलब होता है जब कोई चीज़ बदबूदार है ना, स्टिंकी। जब कोई चीज़ बहुत बदबू कर रही है तो उसको हम बोलते हैं स्टिंकी। कोई चीज़ बदबू कर रही है यानी किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही है, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, योर फीट स्टिंक। ओहो, जैसे आप अगर आपने अपने सॉक्स को वॉश नहीं किया हो, अगर आप उसे रेगुलरली बार बार पहन रहे हैं तो फिर आपके वो पैरों में स्मेल आ जाती है, या किसी किसी की बॉडी भी बहुत गंदी स्मेल करती है। सो योर फीट स्टिंक का मतलब तुम्हारे पैर महक रहे हैं, तुम्हारे पैरों से गंदी बदबू आ रही है। बदबू तो खुद ही गंदी होती है, तो बदबू आ रही है। गंदी एंड बदबू ये तो अपने आप में सुपरफ्लुअस हो गया। सो बदबू आ रही है ना? हाँ। सो स्टिंकी मतलब बदबूदार। सो हैविंग ए स्ट्रॉन्ग और अनप्लीजेंट स्मेल। तो इसमें ना जैसे अनप्लीजेंट स्मेल है, अब जैसे जनरली जैसे खाना भी खराब हो जाता है, कोई फ्रूट खराब हो जाता है तो वो भी गंदा महकता है, तो ये ना आपकी जो रोटन होता है, रोटन मीन्स खराब है, ये उसको भी बता देता है, ये उसका भी सिनोनिम बन जाता है। तो वो चीज़ कैसी है? इल स्मेलिंग है, मतलब बहुत गंदी स्मेल कर रही है, मेलोड्रस है, रेंसिड है, फाउल है, बहुत अनप्लीजेंट स्मेल है उसकी। और एंटोनिम क्या होगा? आय हाय हाय क्या मस्त है, क्या क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। सो खुशबू बढ़िया। स्वीट है, फ्रेगरेंट, एरोमेटिक, परफ्यूम्ड। और मैंने बोला तुम्हारे पैर महक रहे हैं, मतलब तुम्हारे पैर में से बहुत गंदी बदबू आ रही है। सो गंदी बदबू समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? वेरी, WARY। इसका मतलब होता है जब कोई इंसान होशियार है, चौकन्ना है, समझदार है, तो इसको स्पेशली चौकन्ने वाले सेंस में देखते हैं हम लोग। तो इंसान की चीज़ बता दी, या कोई जानवर भी चौकन्ना हो सकता है। सो WARY का मतलब होता है जब आप बहुत सावधान हैं, जैसे अगर आप किसी स्ट्रेंज प्लेस पे जा रहे हैं तो आप बहुत केयरफुल होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, किससे क्या बात करनी है। सो मतलब चौकन्ने के सेंस में दिखाता है। अगर आपको लग रहा है कि चोरी होने की संभावना है तो आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं कि मेरे को जगे रहना है, अलर्ट रहना है। अलर्ट वाले सेंस में आ जाता है। होशियार ना एक वो भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि जैसे कोई अगर मेंटली बहुत स्ट्रांग, मेंटली बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंट होता है वो भी होशियार होगा, तो आपको फिर ऐसा वाला कंफ्यूजन ना हो होशियार से। तो इसको आपको याद रखना है। वेरी का मतलब होता है जब चौकन्ने आप होते हो, जब आप बहुत कॉशियस होते हो, जब आप बहुत अलर्ट होते हो। याद रखना है अलर्ट से इसको। तो केयरफुल बिकॉज यू डू नॉट कंप्लीटली ट्रस्ट समवन और समथिंग, और यू आर नॉट सर्टेन अबाउट समथिंग। तो आप कैसे हो? आप चौकन्ने हो, क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ पे या उस इंसान पर आप कंप्लीटली भरोसा नहीं करते हो, या फिर आप सर्टेन नहीं हो, आपको लग रहा है कुछ भी हो सकता है। तो आप सावधान हो, कॉशियस हो, केयरफुल हो, अवेयर हो, जागरूक हो, आप अलर्ट हो, सरकमस्पेक्ट एंड गार्डेड। और एंटोनिम क्या होंगे? एकदम मस्त हो, फ्री हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, केयरलेस हो, एकदम केयरलेस हो आप, है ना? अनमाइंडफुल हो, हीडलेस। आपको पता है हीड का मतलब होता है केयर, HEED का मतलब होता है केयर। सो अगर हम इसका सिनोनिम बनाना चाहें तो सिनोनिम हमारा बन जाएगा हीडफुल। हीडफुल का मतलब केयरफुल, और हीडलेस का मतलब केयरलेस, अनगार्डेड, कोई मतलब नहीं है, जो होगा हो जाएगा। सो मेरी माँ जो है वो हमेशा क्या बोलती हैं, क्या पढ़ाती हैं कि मुझे क्या रहना होगा, जो स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबियों से कैसा रहना होगा? सावधान, सावधान रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। सो माई मदर ऑलवेज टीचेस टू बी वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स। तो अजनबियों से हमेशा सावधान रहने के लिए मेरी माँ बोलती है। डन है यहाँ पे? क्या तकलीफ हो रही है? अच्छा,
नेक्स्ट वर्ड करें। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ल्यूकवार्म। ल्यूकवार्म आपने वाटर सुना होगा, गुनगुना पानी दे दीजिए हमें। हमारा गला थोड़ा सा खराब है तो हमें थोड़ा गुनगुना पानी दे दीजिए। गुनगुना पानी, गुनगुना आप सुनते हैं, है ना। लेकिन हम इसको किसी का रिएक्शन भी तो गुनगुना हो सकता है ना। कहोगे मैम गुनगुना रिएक्शन कैसा होता है, मतलब कोई ज़्यादा उसने जोश नहीं दिखाया, आप एकदम मस्त एनर्जी के भरे हुए, आज तो मैंने बढ़िया सी खबर सुनानी है, और खबर सुन के उनका जो रिएक्शन था बड़ा ल्यूक वार्म था, मतलब खास कुछ इंटरेस्टेड नहीं थे वो लोग, उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे कभी कभी होता है कि हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि मम्मी को जाकर कुछ बात बताएंगे, और उधर जाके घर में जाके मम्मी को बताते हैं और वो देखते हैं वो अपने काम में बिजी हैं, उन्होंने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। तो उनका रिएक्शन कैसा था, ल्यूक वार्म था। तो रिएक्शन भी कैसा हो सकता है, ल्यूक वार्म। रिएक्शन ल्यूक वार्म यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। उदासीन का मतलब यही हो जाता है कि जब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, यू आर इनडिफरेंट, नॉट एंथुजियास्टिक और इंटरेस्टेड। सो अनइंटरेस्टेड है, कोल्ड है, अनकंसर्न्ड है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसके एंटोनिम में ओ वाओ एक्साइटेड हो गए, आप मस्त जोश में आ गए, ईगर हो गए, होल हार्टेडली पूरे दिल से आप बात को सुन रहे हैं, तो जो उसका रिस्पॉन्स था वो ल्यूक वार्म था। सपोज करो आपने किसी लड़की को प्रपोज किया, और लेकिन उसका जो रिएक्शन था वो ल्यूक वार्म था, मतलब खास उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो कि ठीक है हाँ चल ठीक है बाद में देखेंगे। तो रिएक्शन कैसा था, ल्यूक वार्म था, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। ल्यूक वार्म को अगर हम बता रहे हैं, रिएक्शन हो गया, बिहेवियर हो गया, तो इसका मतलब वो कुछ ज़्यादा खास नहीं था, वो नॉर्मल था, अनइंटरेस्टेड था, कोल्ड था। तो और इसका ऑपोजिट हो गया एकदम मस्त एक्साइटेड हो जाना, एकदम एक्साइटेड हो गया आप। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ट्रांसपायर। ट्रांसपायर का मतलब होता है किसी चीज़ का होना। ट्रांसपायर मतलब किसी चीज़ का होना, होना पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। सो अकर, टेक प्लेस और हैपन। तो अ लॉट हैज़ ट्रांसपायर्ड सिंस यू लेफ्ट मी। ओ हो, तो उस लड़की का जो रिएक्शन था वो ल्यूक वार्म इसीलिए था क्योंकि जब से तुम उसे छोड़ के गए हो ना, तब से बहुत कुछ हो चुका है उसकी ज़िंदगी में। हो सकता है उसकी शादी हो गई हो, तुम छोड़ के गए क्योंकि तुम गए थे जॉब करने, पैसे कमाने के लिए। तुमने सोचा कि एक मस्त सी जॉब लेके आऊँगा, मस्त पैसा गाड़ी लेके आऊँगा, तो ये लड़की मेरी बात मान लेगी। लेकिन भाई इतनी देर में आप आए, 5-6 साल में, तब तक तो उसकी शादी वादी भी हो गई। तो अब वो कह रही है कि बहुत कुछ हो चुका है जब से तुम मुझे छोड़ के गए हो, अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता रे बउआ। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, इनवेरिएबली। इनवेरिएबली का मतलब होता है अक्सर, अक्सर ऐसा होता ही है। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप उसे छोड़ के चले जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, फिर उसका रिएक्शन जो होगा वो ल्यूक वार्म होगा। सो इनवेरिएबली things happen like this. So in every case or in every occasion, so always, every time, usually, अक्सर, often, all the time. तो इसका एंटोनिम क्या होगा, कभी नहीं होता ऐसा, मेरी लड़की मेरा इंतज़ार करेगी, देख लेना भाई। रेयरली, मुश्किल से, सेल्डम, कभी कभार, ओकेजनली, शायद, किसी अवसर पर। तो डोंट वरी, चिंता मत करो, ये जो ट्रेन है ना ये अक्सर लेट ही आती है। ओहो हो, तो ऐसा होता है ना, घर पे जब हम लोग को कहीं जाना होता है तो घर वाले कहते हैं भागो भागो भाई लेट हो रहा है, ट्रेन चली जाएगी, ये वो फलाना ढिमकाना, और हम लोग चेक कर रहे हैं और वो ट्रेन का तो भाई रिकॉर्ड ही है लेट आने का। तो चिंता नहीं करो भाई, वो ट्रेन अक्सर लेट ही आती है, उसका कुछ नहीं हो सकता है। तो अरे आज हमारे पीसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकेंड। चलिए आज ऐसे करते हैं, तो हमारी हो गई, क्या हो गया हमारा, वोकेबलरी हो गई। अब हम लोग करने जा रहे हैं हमारी स्पेलिंग्स। सो पहली स्पेलिंग है हमारी मैगज़ीन। मैगज़ीन की स्पेलिंग में मिस्टेक होने के बहुत चांसेस हैं क्योंकि साउंड जो है वो उसकी स्पेलिंग को मैच नहीं कर रहा है। तो स्पेलिंग को साउंड नहीं मैच करेगा तो फिर प्रॉब्लम होना कॉमन है। सो मैगज़ीन को कैसे लर्न कर सकते हैं, ZINE तो ठीक है, बट ये आगे वाले में दिक्कत है, इसको कैसे याद करें, वो मेगा होता है, मैग, हाँ ओके, ऐसे लर्न कर सकते हैं, माँ गा। तो आप कह रहे हो मम्मी गाओ, सो माँ गा, आप कहोगे गा तो डबल ए नहीं आता ना मैम, तो हम लोग कहेंगे माँ गा, माँ गा, माँ गा। माँ ने गाया और माँ का फोटो छप गया मैगजीन में। सो माँ ने गाया, माँ का फोटो छप गया मैगजीन में। सो माँ गा
मागा, और माँ का फोटो छप गया मैगजीन में, सो मैगजीन, सो मागा, MAGA, मागाजीन, तो मैगजीन, तो मागाजीन, सो मैगजीन। देख रहे हो, अब आपके साथ में मेरा बन गया, वेरी गुड। मागा और ZINE, ये हम लोग को याद रहेगा, इसमें मिस्टेक नहीं रहेगी। प्लीज़ यार 2-3 बार रिपीट करना। देखो मैंने आप लोग के साथ में ही 5-6 बार लिख लिया। सो मा गा और जीन, ये तो सही बना लिया मैंने। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट को मैंने, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था इसमें जो मिस्टेक हो रही थी बार बार, वो ENT में हो रही थी। जो इसमें मिस्टेक है वो आपके इनग्री तक तो सही है, इंग्रेडिएंट, डीएंट भी सही है। यहाँ जो हाई कॉमन मिस्टेक का पॉइंट है वो ENT है। ENT में हम लोग कैसे लिखेंगे? इंग्रीडिएंट। हाई चांस है हम लोग इसको ऐसे लिख दें। सो इंग्रेडिएंट में हमारे चांसेस कहाँ आ जाते हैं? ENT और ANT में। अब मैंने कैसे इसको सोचा कि जब मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी तो मुझे इंडिपेंडेंट वर्ड सुनाई दिया। इंग्रेडिएंट में मुझे इंडिपेंडेंट सुनाई दिया, तो मैंने कहा चलो इंडिपेंडेंट भी आज लर्न कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट में भी ENT आता है और हमारा इंग्रेडिएंट में भी ENT आता है, इंग्रेडिएंट में भी। अब देखो, जब आप पेन से लिखते हो तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तो पेन में भी EN होता है, PEN। वो पेन वाला नहीं होता, पेन EA वाला जो होता है ये ऑल ओवर के लिए बात कर रहा है, जैसे पेन इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया। सो अगर हम पेन से लिखेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। पेन से लिखेंगे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो अपनी पसंद के हम लोग इंग्रेडिएंट्स चुन सकते हैं। कुछ ऐसे हम इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। सो इंडिपेंडेंट में भी PEN होता है और ENT होता है। इंडिपेंडेंट, PEN, पेन से लिखेंगे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, पेन से लिखेंगे, आगे E लिखने की हमें, अब मेरा पेन है तो मैं आगे E लिखूंगी। बात समझ में आ रही है? मेरा पेन है तो मैं आगे E लिखूंगी, तो मेरा हो गया इंडिपेंडेंट ENT। और जब मेरे पास चॉइस है तो मैं अपनी पसंद के इंग्रेडिएंट ढूंढ के लाऊंगी भाई, तो मेरा लास्ट में हो गया ENT। तो थोड़ा कोशिश करना यार इन स्पेलिंग्स को आपस में कनेक्ट करने की, बार बार लिखने की। आप ऐसे रिलेशन बनाते हो ना, वो ज़रूरी नहीं है उनका कोई लॉजिक हो, बट वो एक मीनिंगफुल होते हैं। जब हम अटक रहे होते हैं ना तो यही हमें याद आता है, अच्छा ये पेन से लिख सकते हैं, तो हम, मेरा E है तो मैं पेन से लिखूंगी तो पहले मैं E ही लिखूंगी। और जब मैं इंडिपेंडेंट हो गई यानी ENT हो गई तो मैं अपनी पसंद का इंग्रेडिएंट भी चुनूंगी, तो इंग्रेडिएंट में भी ENT आ जाएगा, ठीक है। और मैगजीन में मागाजीन, तो ZINE। और फिर एक और हमने ये दोनों पेयर को लर्न करने के लिए सोचा। अब नहीं समझ में आ रहा था कि कलीग की स्पेलिंग को कैसे लर्न करवाया जाए, तो कलीग की स्पेलिंग को लर्न करने के लिए पहले मैंने कलीग को ना मैंने कॉलेज से रिलेट किया था, फिर मेरे को कलीग एक और तरीके से समझ में आया। अगर हम कलीग को देखें तो आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कल प्लस लीग, ये नहीं सुनाई दे रहा है? कलीग में ये वाली स्पेलिंग नहीं आ रही, लीग वाली स्पेलिंग, पूरा साउंड आ रहा है ना लीग का। कलीग में हमें पूरा लीग का साउंड नहीं आ रहा। और लीग का मतलब क्या होता है? जैसे कि स्पोर्ट्स का लीग होता है ना, आई थिंक क्या होता है वो, पूरा एक ग्रुप को दिखाते हैं, ग्रुप भी होता है। लीग का मतलब एक ग्रुप भी होता है। तो नेशंस लीग मतलब जो पूरे नेशंस का ग्रुप हो गया। सो कलीग को तो फिर मेरे को पहले नहीं क्लियर हो पा रहा था कि इसको कैसे लर्न करें, बट फिर मैंने देखा हाँ इसमें कलीग में बार बार लीग सुनाई दे रहा है, तो COL और फिर पूरी की पूरी लीग की स्पेलिंग, सो LEAGUE, कलीग हो गया। कॉलेज में देखें तो COLLEGE, कॉलेज में भी हमारा EGE होता है, EGE, तो EGE। अच्छा हाँ, इसमें ना AGE मत करना है, कॉलाज नहीं होता, वो कॉलाज होता है। कॉलाज का मतलब होता है जब कोई हम जैसे फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं इसको एक साथ में जब हम पेस्ट करते हैं तो वो कॉलाज होता है, ये कॉलाज है, COLLAGE, ये कोलाज है। कॉलेज में क्या होता है? दोनों में E आता है। कॉलेज में क्या होता है? दोनों तरफ E आता है, कॉलेज, तो COLLEGE। कॉलेज में क्या होता है? EGE, 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 EGE। और आपका कलीग में क्या हो गया? कल प्लस लीग,
तो ये बन गया कलीग। कलीग की स्पेलिंग को भी आप याद रखोगे, कलीग। तो COLL और COL, फिर लीग पूरी स्पेलिंग आप लगा दो। कॉलेज में क्या लिखोगे, COLLEGE। मैगजीन में MAGAZINE। इंग्रेडिएंट में पहले इंडिपेंडेंट, पेंडेंट में PEN होता है। मेरा खुद का पेन है तो मेरा पेन कह रहा है कि पहले मैं लिखूंगा, और जब मैंने अपने पसंद, मैं आज़ाद हूँ तो मैं अपने पसंद के इंग्रेडिएंट चुनूंगा, उसमें भी मैं ही लिखूंगा। सो इंग्रेडिएंट, ENT। मेरा पेन कह रहा है कि मैं ही लिखूंगा, नहीं लिखना मुझे इंग्रेडिएंट ही लिखूंगा मैं। कॉलेज और कलीग, पहले तो मेरे को कॉलेज से रिलेट करने का था, बाद में मेरा दिमाग चला तो मैंने कहा नहीं भाई, इसको हम कलीग बना देंगे, लीग, LEAGUE। आई होप इन पे बहुत सारा फोकस कर लिया, रिपीट कर लिया है, आपको समझ में आ गया होगा, कोई तकलीफ नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल। आज थोड़े से ना ये दिक्कत कर रहा है, सही है, करें रीडिंग, चलिए करते हैं। The evolution and growth of the humble tomato as an essential ingredient of our daily diet across the world is a fascinating story. Okay. तो जो एवोल्यूशन हुआ है, जो उसमें बदलाव हुए हैं, जो उसमें ग्रोथ हुई है, किसकी, टोमेटो की, एज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट। एसेंशियल इंग्रेडिएंट मतलब एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बन गया है हमारी डेली डाइट में। अक्रॉस द वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आपको पता है ये सारा चीज़ अगर आप काट दें, द एवोल्यूशन एंड ग्रोथ किसका, ऑफ बता रहा है, ये एवोल्यूशन और ग्रोथ किसका हुआ है, टोमेटो का हुआ है। अब ये सारा का सारा आप एक बार काट दो, अब रीड करो। द एवोल्यूशन एंड ग्रोथ किसका, हम्बल टोमेटो का एक फैसिनेटिंग स्टोरी है। तो फैसिनेटिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत मन को भाले, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पे फैसिनेटिंग का मतलब हुआ इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, ये सब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही हमको दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, द एवोल्यूशन एंड ग्रोथ किसका, हम्बल टोमेटो का, क्या है, ये एक आपका फैसिनेटिंग स्टोरी है। जैसे कोई मूवी हो सकता है, उसको आप कह सकते हैं द मूवी वॉज वेरी फैसिनेटिंग, है ना, योर स्टोरी इज़ वेरी फैसिनेटिंग, आप ऐसे बोल सकते हैं, इस शब्द को आप चुन लें। तो फैसिनेटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसी कोई चीज़ जो आपको बांध के रखे। जैसे अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो वो इतनी आपका उसमें इतना सस्पेंस से भरी हुई है कि आप उसको कुछ सेकंड भी आप मिस नहीं कर सकते हैं। सो योर स्टोरी इज़ वेरी फैसिनेटिंग। कुछ भी आप है तो फैसिनेटिंग से आप बना सकते हैं, यहाँ पे समझ में। तो जो ये एवोल्यूशन हुआ है, ग्रोथ का हुआ है टोमेटो का, वो एक बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी है। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं आज की डेट में, एक एसेंशियल, एक इम्पॉर्टेंट हमारा इंग्रेडिएंट बन गया है ना। अब यहाँ पे क्या दिया है, ये योलांदा इवांस राइट्स इन June 5, 2025। अच्छा, अगर हम एक बात बोलें तो डेट को लिखने का करेक्ट तरीका यही होता है, मंथ होता है, फिर डे होता है, फिर कॉमा लगता है बीच में, और फिर हमारा ईयर आता है। तो हमारा मंथ हो गया सबसे पहले, मंथ, फिर डेट, फिर कॉमा, और फिर यहाँ पे हमारा ईयर। तो ये हमारा स्टैंडर्ड वे होता है लिखने का। तो ये हो गया हमारा इशू ऑफ नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन अबाउट द राइज इन टोमेटोज विद मिथ एंड फॉल्कलोर एंड हाउ टोमेटोज वॉन्ट ऑलवेज अ बिलविड इंग्रेडिएंट। सो ये पर्सन है, इन्होंने लिखा 5 जून 2025 को नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन में। किस चीज़ के बारे में लिखा, राइज इन टोमेटोज़, की टोमेटोज़ कैसे इनका ग्रोथ हुई, कैसे ये इवॉल्व हुए, कैसे इनके साथ में मिथ जुड़ा हुआ था। मिथ का मतलब होता है डिसबिलीव, और फॉल्कलोर मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल स्टोरीज जुड़ी हुई थी, और कैसे, और हाउ टोमेटोज वरंट ऑलवेज अ बिलविड इंग्रेडिएंट, और कैसे टमाटर हमेशा हमारा इतना प्यारा इंग्रेडिएंट में नहीं रहता था। अब आप कहोगे मैम हम इसको बिलव्ड पढ़ते हैं, आप इसको बिलविड पढ़ रहे हो, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी हम लोग कभी क्लास में देख लेंगे, ठीक है। बिलविड, तो यहाँ पे बट इसका जो है, जब ये नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव बन के काम कर रहा है, तब ये बिलविड बोला जाता है। अगर वो सिर्फ नाउन बन रहा है ना, तब भी ये बिलविड होता है। बट जब ये एडजेक्टिव है और इसके बाद प्रपोजिशन आ रहा है, तब हम इसको बिलव्ड बोलते हैं। चलो अभी हमने देख लिया।
तो जो अब हम इसकी स्टोरी जानेंगे, आज टोमेटो की स्टोरी जानेंगे कि टोमेटो के बारे में मिथ क्या थे और कैसे इसका इवॉल्व हुआ, कैसे ये हमारी लाइफ का एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट बना। लेट्स सी। वंस, एक समय पर इसे कैसे देखा जाता था। डीम्ड मतलब कंसीडर, डीम का मतलब होता है कंसीडर, किसी चीज़ को ऐसे मानना। कैसे मानते थे इसको? सिंफुल। सिंफुल का मतलब बहुत बुरा, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत बुरी है, जो ओमनियस है, जो बहुत नेगेटिव चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो एक समय पर इसको सिंफुल मानते थे, बदबूदार मानते थे, और इसको बोलते थे कि ये एक पॉइजन एप्पल है, एप्पल के जैसा हो गया तो इसको पॉइजन बोल दिया, क्योंककि ये खतरनाक है, ये बीमारी पैदा करता है। इसको कैसे जोड़ा गया था? दे वर लिंक्ड टू सुपरस्टिशन एंड इलनेस। इसको टोमेटो को कैसे जोड़ दिया था कि इसको हमने जोड़ दिया कि ये सुपरस्टिशन से, अंधविश्वास से और बीमारी से, कि सिंफुल है, बेकार है और इससे बीमारियां होती हैं। इन पार्ट ड्यू टू देयर रिएक्शन विद लेड इन कॉपर बेस्ड आपके डिनरवेयर। ऐसा क्यों होता था? इससे बीमारी क्यों हो रही थी? क्योंकि एक्चुअली में जो आपका लेड है, कॉपर बेस्ड जो आपके डिनरवेयर थे जिनमें खाना पकाया जा रहा था, उसमें इसका रिएक्शन हो रहा था। वो रिएक्शन से वजह से क्या हो रहा था? बीमारी हो रही थी। तो इसीलिए अब इससे दूर रहने के लिए इससे अंधविश्वास जुड़ गया कि इसको नहीं खाना है, ये पॉइजन है, ये जहर है, इससे बीमारी होती है। ऐसा हुआ। द यूज़ of a more appropriate vessel by farmer from Salem, New Jersey to cook tomatoes shifted public opinion in the US. Okay. तो ऐसा हुआ। फिर अब हमें इसके लिए अप्रोप्रिएट आपका वेसल चाहिए था। तो जो यूज़ ऑफ अ अप्रोप्रिएट वेसल, इसका अप्रोप्रिएट मतलब एक उचित वेसल का इस्तेमाल किया गया। एक फार्मर है, इसको कुक करने के लिए। तो अब इससे क्या हुआ? अब बीमार नहीं हुई, बेनिफिट्स इसके होने लगे। तो फिर इससे जो पब्लिक ओपिनियन है, जो पब्लिक विचारधारा है, उसमें शिफ्ट हुआ, उसमें बदलाव आया। टोमेटोज जो हैं वो वर नॉट नेटिव टू इंडिया, मतलब ये हमारे इंडिया में पैदा नहीं हुए थे। इनको तो बल्कि लाया गया था हमारे पास में पोर्तुगीज़ के द्वारा इन द 15th सेंचुरी में। उसके बाद में देवर देन, उसके बाद इनको अडॉप्ट कर लिया गया ब्रिटिश कॉलोनाइज़र से। आप लोग जानते हैं उस समय हमारे पास में ब्रिटिश कॉलोनी में था, तो उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया और फिर उसको स्टार्टेड ग्रोइंग देम अक्रॉस द कंट्री एंड एडेड देम टू देयर मेन्यू। तो उसके बाद जो 16th सेंचुरी में ब्रिटिश कॉलोनाइज़र जो हमारे यहाँ पे थे, उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया और फिर अपने मेन्यू में ऐड कर दिया और उसकी खेती करवाने लगे। बट द पीपल, जो हमारे यहाँ के लोग थे, वो अभी भी इस चीज़ को लेके क्या थे? चौकन्ने थे, अवेयर थे, अलर्ट थे, हमको नहीं यूज़ करना है, ऐसे थे। एज द एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा, उन्होंने क्या लिखा? ये उन्होंने लिखा है, मतलब वो प्रेजेंट में है, ये सोहेल सरकारी अभी प्रेजेंट में है, बट यहाँ पे दिखा रहे हैं इन्होंने क्या लिखा कि 1938 में एक फिजिशियन थी। तो उन फिजिशियन डॉक्टर तारा और उनके कलीग्स ने कोशिश की लोगों को कन्विंस करने की, लोगों को मनाने की कि ये जो आपका टोमेटो है, ये इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना। इससे क्या होगा? क्योर हो जाएगा कॉमन कोल्ड, जो सर्दी जुकाम होता है वो ठीक हो जाएगा, आपके इसका भी ठीक हो जाएगी, जो दांतों वगैरह में खून वगैरह आता है, विटामिन सी की जो कमी होती है, आयरन डेफिशिएंसी की कमी नहीं होगी बॉडी में। लेकिन जो लोगों का रिस्पॉन्स था वो बहुत ल्यूक वार्म था। तो इन्होंने लिखा है कि 1938 में एक फिजिशियन थी डॉक्टर तारा, और उनके कलीग्स ने कोशिश की लोगों को मनाने की, उनको समझाने की कि जो आप ये टमाटर है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसको आप जैसे इनका एक और प्रॉब्लम ये था कि जो इनको कुछ मेडिसिन जो ये प्रिस्क्राइब करती थी, उसमें टोमेटो जूस के साथ में इसको लेना था। अब लोग एक तो मेडिसिन भी नहीं लेते थे उस टाइम पे, है ना, और उसके बाद टोमेटो को तो और ये सिंफुल की तरह देखते थे। तो इसकी वजह से इन्होंने लोगों को मनाने की कोशिश की कि भैया मान जाओ, इससे बहुत बेनिफिट्स हैं। तो लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स कहता था ल्यूक वार्म था, मतलब बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं थे उस चीज़ में, एकदम नॉर्मल सा उनका रिएक्शन था। चेंज फाइनली हैपेंड, ट्रांसपायर्ड। चेंज कब हुआ? व्हेन मोर एंड मोर इनपुट्स केम फ्रॉम ट्रैवलर्स who recommended tomatoes in our diet, and experts
from the National Institute of Nutrition in India pointed out the importance of vitamins and minerals in our daily diet and how tomatoes are rich in them. अब ये चेंज जो है फाइनली कब होने लगा, जब और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, वो इसके बारे में बताने लगे, रिकमेंड करने लगे टोमेटो को हमारी डाइट में। और जो एक्सपर्ट्स हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इन इंडिया, उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है विटामिन्स की, मिनरल्स की, हमारी जो डेली की खुराक है, और जो टोमेटो है वो किस प्रकार से इन चीज़ों में रिच है। तो अगर हम ये चीज़ खाते हैं तो जो हमारी बॉडी में जो ये कमियां हो रही हैं, जो विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी हो रही है, उसको हम फुलफ़िल कर सकते हैं। तो धीरे धीरे लोगों में इस चीज़ को लेके जागरूकता आने लगी, समझने लगे। जो इसके साथ में जुड़े हुए डिसबिलीव थे वो थोड़े थोड़े कम होने लगे। प्लांट बायोलॉजिस्ट ने टोमेटो को कैसे क्लासीफाई किया है, एक फ्रूट की तरह क्लासीफाई किया हुआ है। The benefits that tomatoes offer to our daily health have been described among others by the dietitian and public health specialist. Okay. जो बेनिफिट्स हैं जो टोमेटो हमें देता है हमारी डेली हेल्थ में, उनको डिस्क्राइब किया है ये जो आपकी कौन है, ये डाइटिशियन है, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया। सो नाउ लेट अस हाईलाइट सम ऑफ दीज। तो चलिए हम भी इन लोगों को कुछ जो बेनिफिट्स हैं उनको हाईलाइट करते हैं। सो टोमेटोज़ क्या हैं? दे आर रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स दैट ऑफर हेल्थ बेनिफिट्स फॉर हार्ट एंड ब्रेन। सो टोमेटोज़ किस चीज़ में रिच हैं? ये देखो आप, जैसे प्रोटीन एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स में ये रिच हैं, है ना। सो अब ये क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच है। एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत सारा रोल होता है, वो तो आप डिटेल में देख लेना। बट एंटीऑक्सीडेंट जैसे हमारे जो सेल डैमेज है उसको होने से प्रिवेंट करता है, तो इससे हमारी हेल्थ को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, हमारे दिल को, हमारे ब्रेन को, ठीक है। और उसके बाद में उन जो टोमेटोज़ हैं उसमें कैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो रिड्यूस करते हैं किस चीज़ के रिस्क को, हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके रिस्क को भी बहुत ये रिड्यूस करते हैं। इंक्रीज टोमेटो इनटेक डिक्रीज हाई ब्लड प्रेशर। इंक्रीज टोमेटो इनटेक, अगर हम इनटेक मतलब उसको कंज्यूम करना, अगर हम टोमेटो को कंज्यूम करना इंक्रीज कर देंगे तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सीनियर सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो नोटवर्दी मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद द सेल्यूलोज फाइबर कंटेंट इन टोमेटोज हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। एक और इसका एडवांटेज क्या है, जो इसके अंदर में फाइबर है, फाइबर का नाम क्या है, सेल्यूलोज। ये जो फाइबर इसके अंदर अवेलेबल होता है, कंटेंट का मतलब है ये जो मटेरियल है, ये जो सामान जो इसके अंदर, ये जो फाइबर जो इसके अंदर प्रेजेंट है, वो क्या करता है, हेल्प करता है रोकने में, प्रिवेंट करना, रोकना कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, जब हमको जो पॉटी है उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो आती नहीं है रेगुलर बेसिस पे, तो वो कॉन्स्टिपेशन होता है। जो स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है उसको वो स्मूथ करता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में क्या है, सेल्यूलोज फाइबर है जो उस चीज़, क्योंकि ये इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, तो ये पानी में हमारी बॉडी में ये डाइजेस्ट नहीं होता, तो इससे क्या होता है कि ये उसको जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ जाके फिर अंदर जाके ये उसको प्रेशराइज करता है और स्मूथ करता है, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ठीक है। ये भी इसका एक फ़ायदा है। हेल्थ की और हार्ट की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये भी इसका फ़ायदा है। The red carotenoid pigment called lycopene in tomato might help protect people from 70 years of age from Alzheimer disease. अच्छा, एक और इसमें क्या बोला है कि जो ये इसके अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को किस चीज़ से, आपका एल्जाइमर। एल्जाइमर का मतलब जब भूलने की जो प्रॉब्लम होने लग जाती है। आगे जो डाइटिशियन है उन्होंने क्या और बोला है, उन्होंने वार्न किया है, लोगों को चेतावनी दी है दैट बिफोर कुकिंग टोमेटोज वन मस्ट एंश्योर दे आर थॉरली वॉश्ड एंड फ्री ऑफ एनी डस्ट बोन जम्स। लेकिन उन्होंने ये भी आपको चेतावनी दी है कि टोमेटोज़ को पकाने से पहले आपको ये इंश्योर करना है, ये सुनिश्चित करना है कि वो कम्प्लीटली, थॉरोली मीन्स कम्प्लीटली वो वॉश्ड हैं और उनमें कोई भी डस्ट बॉर्न जर्म्स
वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब उसको आपको कंप्लीटली थॉरली उसको वॉश कर लेना है। टोमेटोज़ आर ग्रोन इन फार्म लैंड ऑल ओवर इंडिया। अब तो आप जानते हैं ये एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट बन चुका है हम लोग की लाइफ में। हम लोग को नहीं पता है कितना सारा बेनिफिट होता है, बट इससे टेस्ट अच्छा आता है ये हमें पता है, तो हम तो टेस्ट के लिए ही खा रहे होते हैं। बट अभी हमें पता चला कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारी हेल्थ के लिए। numbering between 5,000 to 10,000 plants per acre according to one estimate from Professor Jayasankar तेलंगाना यूनिवर्सिटी। इंडिया जो है वो कितना प्रोड्यूस करती है, 210 लाख टन प्रोड्यूस करती है। उन्होंने किया ईयर 2022-2023 में इंडिया ने 210 लाख टन्स को प्रोड्यूस किया था टोमेटोज़ को। हम सेकंड हैं। किससे हम लोग सेकंड हैं? तो फर्स्ट कौन हुआ? फर्स्ट है आपका चाइना, लेकिन भाई डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। टॉप 7 टोमेटो कल्टीवेटिंग मतलब प्रोड्यूसिंग, कल्टीवेट करना मतलब प्रोड्यूस करना, वो स्टेट्स कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु। जो एवरेज होलसेल प्राइस है वो क्या है हमारा? 700 पर क्विंटल। आज की डेट में अगर हम देखें, जस्ट अबाउट एवरी हाउस इन द कंट्री यूजेस टोमेटोज इन देयर डेली डाइट। ये तो बेसिक सी मैंने बोला ना, हम लोग को बेनिफिट्स पता हो या ना हो, लेकिन इसमें अगर ना डाला, सब्जी में ये ना डाला, ग्रेवी बनाते हुए टोमेटो का यूज़ ना किया तो मज़ा नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट आना चाहिए। आज पता चला कि इससे हेल्थ भी बहुत ज़्यादा हमारे इसके बेनिफिट्स हैं। Typical Indian dish these days invariably has some tomatoes in it। एक टिपिकल, एक जनरल, टिपिकल का मतलब होता है एक नॉर्मल, एक जनरल, एक आम अगर हम इंडियन डिश की बात देखें तो इन दिनों उसमें आपको डेफिनेटली मतलब उसमें कोई ना कोई टोमेटो का इंग्रेडिएंट आप कुछ मिल ही जाएगा किसी भी रूप में, चाहे वो आपका सूप हो, वेजिटेबल करी हो, ग्रेवी बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, केचप हो सैंडविच और पिज़्ज़ा के लिए, तो ये तो आता ही है। Having tasted the tomato and learned that it is not sinful but in fact has several health benefits, and let us enjoy this vegetable। So अब हम मैक्सिमम हमने सबने टोमेटो खाया ही है, और हमने ये भी सीख लिया है कि भाई ये सिंफुल नहीं है, ये बहुत हेल्दी है, तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो चलिए अब हम इस सब्जी को इंजॉय करते हैं। ठीक है, चलिए इंजॉय करते हैं। अब हम थोड़े से क्या कर लेते हैं, सेंटेंसेस को भी इंजॉय कर लेते हैं। जैसे अभी हमने बोला था इट हैज़ सेवरल बेनिफिट्स, तो हमने यहाँ पे हैज़ लगाया। ये जैसे मैंने यहाँ पे हैज़ लगाया है, इट हैज़ सेवरल बेनिफिट्स। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, अब ये जो हैज़ है यहाँ पे सेवरल और बेनिफिट्स तो नाउन हुआ, सेवरल इसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव हुआ, यानी आपको सिंपल ये हैज़ दिखाई दे रहा है। तो अगर हैज़ है तो क्या ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, कौन है, क्या बता रहा है, क्या मतलब है इसका, वो आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो हैज़ है ये मेन वर्ब है, बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ये क्या बता रहा है। ये बता रहा है, मान लो ये जो इट है ये किसी चीज़ को तो बता ही रहा होगा। मान लो हमने टोमेटो पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मैंगो, तो मैंगो के भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो मैंगो हैज़ सेवरल हेल्थ बेनिफिट्स, तो मैंगो के जो होते हैं वो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, आम खाने में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो मैंगो के जो बेनिफिट्स हैं, यानी मैंगो के अंदर जो पोजेशन है, मैंगो के अंदर बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो ये जो हैज़ है ये उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखो हम लोग ना हैज़, हैव एंड हैड को सिंपली मेन वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। मेन वर्ब का मतलब है कि आप इसे सेंटेंस में अकेले यूज़ कर सकते हैं, आपको दूसरी वर्ब की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जब हम लोग हैज़ हैव हैड को यूज़ करते हैं, बट एक जो जनरल जो आपका हैज़ हैव हैड मेन वर्ब आता है, तो ये अधिकार दिखाता है, पोजेशन को शो करता है। ठीक है, पोजेशन को शो करता है। जैसे कि शी हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि उसके पास एक पेन है। उसके पास एक पेन है तो ये उसका अधिकार दिखा रहा है। मेरे पास एक पेन है मतलब मेरे पास है वो चीज़, मेरा अधिकार दिखा रहा है, तो ये पोजेशन को शो करता है। ठीक है, सो जैसे अगर हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं,
आम तौर पर रात का खाना हम मतलब हम आम तौर पर रात का खाना 10 बजे खा लेते हैं। ये ऐसे सेंटेंसेस आपने बहुत सुने होंगे अपनी लाइफ में कि हम आम तौर पर ये काम नहीं खाना रात में खा लेते हैं। सो ये सेंटेंस क्या बनेगा? आम तौर पर मतलब यूजुअली, जनरली, आप कोई भी शब्द लगा सकते हैं। सो वी यूजुअली हैव डिनर एट 10 o'clock। अब डिनर लगा दिया तो रात लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनर आपका नाइट में ही होता है। सो वी यूजुअली हैव डिनर। तो अब हम जो हैव है ना, जैसे आपने बोला मैम आप तो पोजेशन बता रहे हो, बट ये आपका ईटिंग के सेंस में भी आता है। जैसे आई हैव, जैसे आई हैव 3, क्या खाए मैंने? 3 मैंगो खाए मैंने। आई हैव 3 मैंगोज इन द ब्रेकफास्ट। आज मैंने ब्रेकफास्ट में 3 मैंगो खा लिए। सो आई हैव, अच्छा मैंने खा लिए तो मैं पास बना सकती हूँ, तो मैं हैड बना दूँ इसको। आई हैड 3 मैंगोज इन द ब्रेकफास्ट, कि आज तुमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? आज मैंने ब्रेकफास्ट में 3 मैंगोज खाए। सो आई हैड 3 मैंगोज इन माई ब्रेकफास्ट। सो अब यहाँ पे भी हम खाना पीना बता रहे हैं, तो इसमें ईटिंग के सेंस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज मैंने अपना लंच देरी से किया। सो आई हैड माई लंच, जितने बजे भी आपने किया मैंने उसके साथ में खाना खाया। सो आई हैड माई लंच विद हिम। अच्छा ये हो गया। उसके बाद में हम जैसे हमने पोजेशन बोला, तो उसके पास आपका नंबर है, चिंता मत करो, उसके पास आपका नंबर है। तो शी हैज़ योर नंबर, है ना, शी हैज़ योर नंबर। शी विल कॉल यू, जैसे मैं बोल रही हूँ मैं तुम्हें कॉल कर लूँगी, मेरे पास तुम्हारा नंबर है। सो आई विल कॉल यू, आई हैव योर नंबर। आई विल कॉल यू, आई हैव योर नंबर मीन्स मेरे पास तुम्हारा नंबर है। तो ये पोजेशन को शो कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं इस जगह पर बहुत सारी दुकानें हैं, तो उसको कैसे बोलेंगे? दिस प्लेस हैज़ सो मैनी शॉप्स। दिस प्लेस, अच्छा हैज़ हम किसके लिए लगाते हैं? हैज़ हम लगाते हैं, ये और हैज़ और हैव ना हम प्रेजेंट का जब पोजेशन दिखा रहे हैं, प्रेजेंट का। हैज़ हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, जैसे किसी का नाम है, या फिर ही, शी और इट के साथ में। और हैव किसके साथ लगाते हैं? हैव हम लोग लगाते हैं आई के साथ में, यू के साथ में, या जब हम कोई प्लूरल चीज़ बना देते हैं, 2 नाउन को जोड़ के जब हमने प्लूरल बना दिया। और हैड हमारा पास्ट बताता है, और इसको तो फिर हम सारे के सारे पर्सन्स के साथ में लगा सकते हैं। जैसे शी हैज़ योर नंबर, उसके पास तुम्हारा नंबर है, मेरे पास तुम्हारा नंबर है, आई हैव योर नंबर। हाँ, सो आई हैव योर फादर्स नंबर, सो आई कैन कॉल हिम। सो डोंट टॉक टू मच इन माई क्लास, ऐसे बोल सकते हैं, धमकी दे सकते हैं, मैं भी बहुत देती थी। सो आई हैव योर फादर्स नंबर, सो मेरे पास तुम्हारे पापा जी का नंबर है, तो कॉल कर दिया जाएगा बेटा। आगे क्या है? इस जगह पर बहुत सारी दुकानें हैं। सो दिस प्लेस हैज़ सो मेनी शॉप्स, आप ऐसे बोल सकते हैं इस जगह पर बहुत सारी दुकानें हैं। किसी जगह पर बहुत सारे मोमोज के स्टॉल हैं, सो यू कैन से दैट प्लेस हैज़ सो मेनी मोमोज स्टॉल्स ऑफ मोमो। आप ऐसे बोलोगे, बोल देना। नेक्स्ट और देखें, और क्या है? और है मेरा एक सवाल है, आप बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं मैम मेरा एक क्वेश्चन है। सो आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन। मैम मेरा एक सवाल है, मैं पूछती हूँ ना, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आपके पास कोई क्वेश्चन है? अच्छा ये आ गया हमारा, मैंने कहा डू यू हैव एनी क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमने आपसे बना लिया ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हमने यहाँ पे हैव लगाया है। अब अगर आप पूछो, मैं अगर इसको हटा के मैं ऐसा बना दूँ, डज शी हैव एनी क्वेश्चन। अब आप कहोगे मैम ये क्या गड़बड़ी कर रहे हो आप, आपने तो बोला शी के साथ में हैज़ आता है, आप हैव क्यों लगा रहे हो, ये कैसी बात है? तो देखो, अगर हम सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हैं या सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, जैसे मेरे पास, जैसे तुमने बोला क्या उसके पास मेरा नंबर है, तो मान लो कोई लड़की है, तुम चाहते हो उसके पास तुम्हारा नंबर हो ताकि वो तुम्हें कॉल कर सके, तो बोल रहे हो क्या उसके पास मेरा नंबर है। अब आपने इसको क्या बनाया? क्वेश्चन बनाया। वो कह रही है नहीं उसके पास तुम्हारा नंबर नहीं है, तुमने नेगेटिव बनाया। अब ध्यान रखना है, जब भी हम हैज़ हैव, मैं आज हैज़ हैव की बात करती हूँ, हैड की बात नहीं कर रही। जब भी हम हैज़ हैव का नेगेटिव बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं? देखो आप लोग जानते हो, जब भी सेंटेंस में नेगेटिव बनता है, तो अगर हम हैज़ हैव, चलो एक काम करते हो, ऐसे करो, एक लिखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉपी में लिख लो, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 4 एंड 5 लिख लिया। अब देखो, जो फर्स्ट फॉर्म के अंदर लिखो हैव, सेकंड फॉर्म में डाल दो हैड, थर्ड फॉर्म में भी हैड डाल दो, फोर्थ फॉर्म में डाल दो आपका हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म में डाल दो हैज़। अब आप बताओ फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में यूज़ करते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट में।
फिफ्थ टेंस कौन से में फिफ्थ वर्ब कौन से में, ये भी प्रेजेंट में। और ये फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में कब, जब आपका सब्जेक्ट होगा प्लूरल। ये फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट में कब, जब आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर। ये बात समझ में आ गई क्लियरली। अच्छा, अगर हम देखें हैव, अगर हमारा फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हम कौन यूज़ करते हैं, डू, है ना, हेल्पिंग वर्ब डू। और फिफ्थ फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब कौन होती है, डज। फिफ्थ फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब कौन होती है, डज। यानी कि, और जब हम लोग डज लगा देते हैं, जैसे क्या वह स्कूल जाता है तो डज ही गो टू स्कूल बोलते हैं ना, क्या वह स्कूल जाता है। ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि जब हमने ऑलरेडी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज लगा दिया तो मेन वर्ब कौन सा लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये बनाएंगे ही डज नॉट गो टू स्कूल, कि वह स्कूल नहीं जाता है। नेगेटिव बनाया तो डज लगाया हेल्पिंग वर्ब, और फिर मेन वर्ब में तो गो ही लगाया। बट अगर हम इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो ऐसे बनाते हैं ही गोज टू स्कूल, कि वह स्कूल जाता है। अब हमने यहाँ पे इसका सब्जेक्ट के हिसाब से हमने वर्ब फिफ्थ फॉर्म में लगा दी। यहाँ तो ऑलरेडी हम सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज कर चुके हैं, तो मेन वर्ब हमें नहीं चेंज करनी है। सेम एज जब हम लोग हैज़ या हैव को मेन वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं और अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव बनाना है, तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में हेल्पिंग वर्ब को बदलेंगे, मेन वर्ब तो सेम ही रहेगा। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, सो आई हैव अ क्वेश्चन, बट अगर मैं बोलूँ मेरे पास क्वेश्चन नहीं है तो इसका क्या बनेगा, आई डोंट हैव अ क्वेश्चन। अब आपको कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में तो नहीं आएगी, बट अगर यहाँ पे आई की जगह मैं सिंगुलर सब्जेक्ट शी लगा दूँ तो मैं बनाऊँगी शी डज नॉट हैव अ क्वेश्चन, उसके पास भी कोई क्वेश्चन नहीं है। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डज लगा दिया, तो जब मैंने यहाँ डज लगा दिया हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो मेन वर्ब तो भाई मेरा फर्स्ट ही फॉर्म में आएगा ना। ये तो हमेशा, ये तो बेसिक सी रूल है, इसमें रटने वाली क्या बात है। सो आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन है, नो आई डोंट हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास कोई क्वेश्चन। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, कहता हूँ डज शी हैज़ एनी क्वेश्चन, डज शी हैव एनी क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है, मेरे सर दर्द है, आई हैव अ हेडेक, मेरे सर दर्द नहीं, आई डोंट हैव अ हेडेक, शी डजंट हैव। तो अब जब आप नेगेटिव बना रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब आप लगा देना, सिंगुलर है तो आप डू, आप डज लगाओगे, प्लूरल है तो डू लगाओगे, लेकिन मेन वर्ब फिर आप हैव ही लगाओगे, चाहे फिर आप नेगेटिव बनाओ या इंट्रोगेटिव। तो इन्हीं जो मैंने आपको सेंटेंस दिए हैं इनमें से आप मुझे 3-4 सेंटेंस उठा के उसके नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बना लेना। जैसे आपके पास कई कारें हैं लेकिन मेरे पास केवल एक बाइक है, ऐसा बोल सकते हैं। फिर वही वाली बात है, आप एक लड़की है, लड़की ने, आप इस बार लड़की ने उल्टा हुआ, लड़की ने आपको प्रपोज किया, है ना, उसने बोला मुझसे दोस्ती करोगे, आपने कहा देखो भाई, है ना, तुम वो एक गाना है ना, तू चेतक पे चाले, तो भाई तू तो नहीं, कौन सा गाना है मैं भूल गई यार इस समय पे। सो आपके पास कई कारें हैं, मैं तो चेतक मतलब स्कूटर, मैं तो स्कूटर पे चलता हूँ और तू तो गाड़ी में घूमती है। सो यू हैव मैनी कार्स, तुम्हारे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, अरे मेरे पास तो सिर्फ एक बाइक ही है, तो तुम चल पाओगी क्या इस पे। सो यू हैव मैनी कार्स। कोई कह रहा है यार वो तुझे पसंद करती है, तो आप बोल सकते हो शी, यहाँ पे हैज़ आ जाएगा, शी हैज़ मैनी कार्स बट आई हैव ओनली वन बाइक, सो देयर इज़ नो मैच बिटवीन अस, ऐसे सोच सकते हो आप। आपको संगीत में अच्छी रुचि, अच्छा इसका मतलब पता है क्या, यू हैव गुड टेस्ट इन म्यूज़िक। जैसे हम बोलते हैं ना गुड टेस्ट इन म्यूज़िक का मतलब होता है जैसे ना जो सॉन्ग्स वगैरह हैं जो आप बड़े अच्छे किस्म के सुनते हो, तो उसको बोल सकते हैं। जैसे कोई इंसान है जो बड़े अच्छे किस्म के सॉन्ग सुनता है, आपको भी बड़ा अच्छा लग रहा है, सो यू कैन से यू हैव अ गुड टेस्ट इन म्यूज़िक, इन क्लोथ्स, कि जैसे उसके कपड़े पहनने का तरीका बहुत अच्छा है, जो कपड़े वो चुनता है वो बहुत अच्छे हैं, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से सेट करता है कपड़ों का, तो यू कैन से कि यू हैव गुड टेस्ट इन क्लोथ्स। कल मुझे बहुत काम है, ऐसे बोल सकते हैं आप। सो आप बोलेंगे आई हैव अ लॉट टू डू टुमारो, आई हैव अ लॉट टू डू टुमारो, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुमारो। आप ऐसे बोल सकते हैं आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुमारो, या आई हैव अ लॉट टू डू टुमारो। ये समझ में आया आपको? आई होप मैंने छोटी सी कोशिश की थी, क्योंकि उसमें आया था ना लाइक टोमेटो हैज़ सो मैनी बेनिफिट्स, तो मैंने सोचा कि आज चलो हैज़ और हैव के ऊपर ही हम लोग वार्तालाप कर लेते हैं। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारी क्लास हो जाती है संपन्न। सो चलिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो आपको होमवर्क दिया गया है वो भी आपको बताना है। और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो,
अपना ध्यान रखो और टोमेटो खाते रहो। बताओ आज तुमने टोमेटो की क्या चीज़ खाई। बाय बाय।